चलो स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था कि भारत को आज़ाद करने से पहले भारत में दो चीज़ें बनाई जा सकी। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट, यानी भारत को चलाने के लिए किस तरीके की गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है और वो गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या काम होता है, देश की जिम्मेदारी क्या होती है, वो सबको सिखाना। और दूसरा, देश का एक संविधान बनाना कि देश को उसी संविधान के अकॉर्डिंग चलाया जा सके। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का पर्पस क्या था? पर्पस था दो, एक कि इंटरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। 3 मेंबर, जिन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं काल। C फॉर क्रिप्स, A फॉर अलेक्जेंडर और L फॉर लॉरेंस। लॉरेंस was the leader of the cabinet mission. Are you getting me? Okay. C for Cripps, A for Alexander and L for Lawrence. Lawrence. Who was the leader of the Cripps cabinet mission? Lawrence was the leader. ठीक है, ओके। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाना जरूरी था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाना जरूरी था, इसलिए पहले बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था कि देश के लिए एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा सके। लेकिन जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट का काम होता है देश के लिए कानून को बनाना, और पार्लियामेंट में लोग अपने नेता को चुन करके भेजते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उनका काम था देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। यानी उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग आए थे वो जनता के द्वारा चुन करके आए हुए थे, और ये बात बताई गई कि हर 10 लाख लोगों पर एक इंसान चुना जाएगा। जैसे आज के समय में MP वगैरह MLA वगैरह चुने जाते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट क्षेत्र होता है अपना, वैसे ही तो कितने लोगों पर एक मेंबर होंगे? 10 लाख। यस, इसीलिए तो इन्हें इतनी सुविधा दी जाती है। एक मेंबर, बात समझ में आई? 10 लाख लोगों पर एक मेंबर। और उस वक्त क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक ही में थे। ठीक है, तो उस पूरे एरिया से कुल 389 मेंबर्स चुने गए थे। टोटल 389 मेंबर्स। ठीक है, इस 389 मेंबर्स में 15 महिलाएं भी शामिल थी।
यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 374 मेल और 15 फीमेल। बात समझ में आई? हाँ, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 और मेल की संख्या 374। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर चुने गए? 389। हर एक मेंबर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता था? 10 लाख लोगों को। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946। इसमें कितने मेंबर थे? 3। क्रिप्स, Alexander Lawrence, and the Lawrence was the leader of the cabinet mission, जिसके अंडर में ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। इतना क्लियर हुआ? ओके। जब मेंबर चुन लिए गए तो सब मेंबर आकर के अपना बैठक करेंगे, ठीक है, असेंबली होगी और वहां पर डिस्कशन होगा कि कैसे किस काम को किया जाएगा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मैं सीए लिख दूं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। अब जो लोग आए थे उनमें से एक जन को चेयरमैन बनाना पड़ेगा ताकि अध्यक्ष जो सबको लीड कर सके। तो उस वक्त टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहले जो चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा के भाई थोड़ी थे ये, सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये टेम्परेरी चेयरमैन थे कुछ ही समय के लिए। उसके बाद जो परमानेंट चेयरमैन बनाए गए 11 दिसंबर 1946 को, वो थे राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946। राजेंद्र प्रसाद ये था, ये जो थे परमानेंट चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। उसके टेम्परेरी चेयरमैन किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। आज तक कभी फोटो नहीं देखा होगा, आज देख ले। उसके बाद जो परमानेंट चेयरमैन जिन्हें बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष, वो थे राजेंद्र प्रसाद। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि अब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू होता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी दी गई जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। ठीक है। 13 दिसंबर 1946
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया? ऑब्जेक्टिव फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी उसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव को दिया, उसमें लिखा हुआ सारा का सारा चीज था। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें एक सलाहकार को नियुक्त किया गया, ठीक है, बी एन राव को सलाहकार एडवाइजर बनाया गया कि जब कहीं भी कुछ समस्या होगी तो आप हमें सलाह देंगे कि अच्छा किसको क्या करना है ना। तो कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर किसे बनाया गया? बी एन राव, एडवाइजर बी एन राव को संविधान सभा का एडवाइजर बनाया गया और बी एन राव ने एडवाइस दी, सजेस्ट किया कि हमें संविधान सभा को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए अलग अलग कमिटी गठित करनी चाहिए, यानी जो 389 मेंबर्स हैं उनमें से एक एक ग्रुप बनाओ जिन्हें अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। बात समझ में? तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया? डिफरेंट कमिटी बनाओ, अलग अलग कमिटी, सजेस्टेड फॉर कमिटीज, ठीक है, अलग काम करने के लिए अलग अलग कमिटी को बनाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया या एडवाइस दिया, ठीक है। तो ये थे बी एन राव एडवाइजर, ये लगा देता है, ओके, ठीक है। हाँ, अब देख, जब कमेटी का इन्होंने प्रस्ताव दिया तो कमेटी बनना शुरू हुई। पहले बनी यूनियन कमेटी। यूनियन कमेटी के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कमेटी, यूनियन कमेटी किसके अंडर काम कर रही थी? नेहरू के अंडर काम कर रही थी। फिर बना प्रोविंशियल कमेटी, यानी भारत में जितने राज्य रजवाड़े हैं उन सबको इकट्ठा करके भारत से मिलाने का काम दिया जाएगा। तो प्रोविंशियल कमेटी किसे दिया जाएगा? सरदार पटेल को। सीएल कमेटी, उसके हेड थे सरदार पटेल। सरदार पटेल। उसके बाद कहा गया कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना, किस तरीके से उन्हें अरेंज किया जाएगा, इन सबको बताना, वो भी जिम्मेदारी दिया गया सरदार पटेल को। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? सरदार पटेल को। उसके बाद जो भारत में माइनॉरिटीज़ थे उन माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा जा सके, इसके लिए हमें अलग अलग जो भी ये आर्टिकल्स बनाने होंगे, उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उन सबको इकट्ठा किया जाए, उसके लिए भी एक कमेटी बनाएगी, माइनॉरिटी कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? सरदार पटेल को। माइनॉरिटी कमेटी, ठीक है, माइनॉरिटी कमेटी। माइनॉरिटी कमेटी की भी जिम्मेदारी किसे दी गई? सरदार पटेल को। बात समझ में आ रहा है? ओके। अब ये जो सारी की सारी जो ये क्या रहेंगे, भारत का जो झंडा है, भारत का झंडा है उसे किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा
उन सब के बारे में जिम्मेदारी दो लोगों को दी गई, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद को, यानी फ्लैग कमेटी बनाई गई। फ्लैग कमेटी, फ्लैग कमेटी, फ्लैग कमेटी की जिम्मेदारी किसे दी गई? जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसमें ज़्यादा जगह खाता है। जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इतना समझ में आया? ओके। उसके बाद जो भी हमारे संविधान में जो भी चीज़ें सब बन रही हैं, यानी यूनियन की जानकारी होगी, प्रोविंस की जानकारी होगी, फंडामेंटल होगा, माइनॉरिटी राइट होगी, फ्लैग के बारे में रहेगा, इन सब को उस किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, यानी उसका एक हमें ड्राफ्टिंग करके बताएं, अच्छी तरीके से उसे अरेंज करके बताएं, सिक्वेंसली रखा जाए, उसकी जिम्मेदारी दी गई भीमराव अंबेडकर को। यानी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उसके हेड थे भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, इतना क्लियर हुआ? ओके। भीमराव कहता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके हेड भीमराव अंबेडकर थे, उसमें कुल कितने मेंबर थे? तो इसमें कुल 7 मेंबर थे। टोटल 7 मेंबर। ठीक है। अब वो 7 मेंबर कौन है उनके नाम नहीं पूछता है, ठीक है, खाली ये पूछता है कि कितने मेंबर थे। ठीक है। ये बुढ़ऊ कौन है? जेबी कृपलानी। ये है जेबी कृपलानी। उसके बाद हमारे सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल। और अगर हम देखें हमारे कौन रह गए, ये अच्छा उनका फ़ोटो नहीं है क्या, लाना पड़ेगा। हमारे बी आर अम्बेडकर, भीमराव, अरे बी एन राव नहीं रे बाबा, भीमराव, बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, ये थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अब देख, ये जितनी कमिटियां बन रही हैं वो कमिटी प्रॉपर तरीके से काम कर सके, इसलिए एक कार्य संचालन कमेटी बनाई गई, यानी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कमेटी। ठीक है। इन सारी कमिटियों को अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको देखने के लिए कार्य संचालन कमेटी, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन बिजनेस कमेटी, कमेटी। और इस कमेटी के हेड बनाए गए के एम मुंशी, के एम मुंशी। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, हमारे के एम मुंशी साहब इधर आ गए। ठीक है, के एम मुंशी। अब देख कि सारे के सारे लोग मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब से शुरू हो गया था?
1946 से, ठीक है, 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को भारत में डिवीजन हो गया, भारत में डिवीजन हो गया। ये हमारा प्यारा भारत। ओके, पहले जब हम कहते हैं कि पूरा भारत एक था, ठीक है, 1946 तक, 1946 तक जब पूरा भारत एक था, तब उस वक्त कितने मेंबर चुने गए थे? 389 मेंबर, ठीक है, पूरे भारत से 389 मेंबर चुने गए थे। लेकिन 14 अगस्त 1946 को यहाँ से क्या अलग हो जाता है? पाकिस्तान, इसे हम वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और यहाँ से अलग हो जाता है ये ईस्ट पाकिस्तान। बात समझ में आ? ये दोनों एरिया कब अलग हो गए? 47 में, ठीक है, 14 अगस्त 1947 में ये दोनों एरिया अलग हो गए। तो जाहिर सी बात है, ये जो 389 मेंबर है, इनमें से जो मेंबर यहाँ पाकिस्तान वाले एरिया से चुनकर आए होंगे और ईस्ट पाकिस्तान वाले एरिया से चुन के आए होंगे, वो वहाँ चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? ठीक है, तो जो इन एरिया से चुनकर आए हुए थे वो लोग उस एरिया में चले गए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे 299 मेंबर्स, ठीक है। तो अब कितने मेंबर बचेंगे? 299, थोड़ा छोटा कर, आफ्टर इंडिया पाकिस्तान डिवीजन, आफ्टर डिवीजन 14 अगस्त 1947, ठीक है। जो मेंबर थे वो 389 से घट करके कितने हो गए? 299। बात समझ में आया? 299। और ये सब मिल करके भारत का संविधान बनाते रहे, और भारत का संविधान जा करके बन करके तैयार होता है नवंबर 1949 में, ठीक है, नवंबर 1949 में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान रेडी हो जाता है पूरी तरीके से। बात समझ में आया? ओके, अब देख, जब 26 नवंबर 1949 तक भारत का संविधान रेडी हो गया था, उस वक्त तक इस 299 में से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। बात समझ में आया? बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, और 1949 में संविधान लागू हुआ, मतलब कि संविधान बन के रेडी हुआ, लेकिन उसे लागू पूरी तरीके से नहीं किया गया। तो पहले देख, उस वक्त हमारा संविधान कंप्लीट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड कब? 26 नवंबर 1949, और इस दिन भारत के संविधान को रेटिफाई किया गया, यानी मान लिया गया कि भारत का संविधान बन गया, और इस दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से ऑब्जर्व करने लगे ना, ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। क्योंकि अभी अभी देश का विभाजन हुआ है, तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से भारत जाएंगे, है ना, जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से भारत आएंगे, ठीक है। तो ऐसे में सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लागू करना जरूरी होगा। हाँ, 1949
में संविधान हो चुका है और उसके बाद हमारा डिवीजन भी हो चुका है, तो एक परमानेंट गवर्नमेंट बनानी होगी जिसके लिए इलेक्शन करवाना होगा। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लागू करना जरूरी होगा। इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स को लागू करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? लागू होगा। फिर भारत में उस वक्त में कौन एंग्लो इंडियन है, कौन नहीं है, उसके डेफिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो इसलिए वो आर्टिकल्स भी लागू करने जरूरी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इस तरीके से करके भारत में जो कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आर्टिकल लागू कर दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पोर्शन लागू कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 यानी पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप वाला, ठीक है, वो लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 324 इलेक्शन से रिलेटेड लागू कर दिया गया था। 66, 67 एंग्लो इंडियन वाला वगैरह वाला सब लागू कर दिया गया था। बात समझ में आया? हाँ, इस तरीके से इतने सारे जो आर्टिकल्स थे वो 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950। क्यों क्यों 26 जनवरी 1950 को किया गया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर 1929 में एक मांग करी थी कि हम लोग क्या हो गए हैं? स्वयं के अधीन हो गए हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें स्वतंत्रता मिली नहीं थी, इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हर साल आने वाले आगामी 26 जनवरी 1930 को, आने वाले 26 जनवरी 1930 को से हम लोग क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और हर साल क्या मनाया जाएगा? एक स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा कि हम लोग स्वयं के अधीन है, सेल्फ डिपेंडेंट है। लेकिन हमें स्वाधीनता मिली नहीं, इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला। इसलिए 26 जनवरी 1930 से मनाया जो पर्व, जो फेस्टिवल मनाया जा रहा था, वो इस साल 26 जनवरी 1949 को भी मनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को भी मनाया गया था। लेकिन इसी साल 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। अगर हम इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देते हैं तो हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब कि ये रिपब्लिक डे था, खुद के अधीनता जो हम लोग 26 जनवरी को मना रहे थे, वो खत्म हो जाता। ठीक है, और किसी को पता ही नहीं चलता कि 26 जो जनवरी 1949 वाला जो कंसेप्ट है ये क्या है, यानी 26 जनवरी को लोग किस चीज को मनाते हैं, है कि नहीं? हाँ, इसलिए नेहरू ने क्या कहा कि एक काम कीजिए, 2 महीना और रुक जाइए। 26 नवंबर 1949 को जो कि ये बन गया है, तो उसे 26 दिसंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हम लोग फिर क्या मनाएंगे? सेल्फ इंडिपेंडेंस। और उसी दिन क्या घोषित कर दिया जाएगा? हम लागू कर दिया जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही हम क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन। यानी मैंने जो कार्यक्रम चालू किया था 26 जनवरी 1930 से, वो एक पूरे देश में मनाया जाने लगेगा, एक पर्व के तौर पर, जिसे हम रिपब्लिक डे कहेंगे। बात समझ में? और इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से क्या हो गया? लागू कर दिया गया। यानी कहेगा कि हमारा संविधान इफेक्टिव कब हुआ? इफेक्टिव 26 जनवरी 1950 को। और रेटिफाइड किया गया था। रेटिफाइड यानी सबने कह दिया हाँ 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 संविधान बन गया, सबने मान लिया संविधान बन गया है। 26 जनवरी 1949। ओके, अब जब संविधान बन गया है तो उसे जब लागू किया जाएगा पूरी तरीके से, तो सबकी सहमति होना जरूरी है कि नहीं? सब लोग आएंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें अब कोई कमी नहीं है, इसे क्या कर दो, अब पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू करने से पहले ही 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट बैठक होती है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी
50। इस दिन क्या हुआ? लास्ट समिट हुआ, लास्ट सेशन हुआ, लास्ट सेशन किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ तक आते आते जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो मेंबर बचे हुए थे वो 299 से घट करके 284 हो गए थे। मेंबर कितने हो गए थे? 284, जिसमें से 8 महिलाएं थी। ठीक है, 8 महिलाएं थी। कहेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, मतलब पहली बार गठित हुआ था, उस वक्त कितने फीमेल थी और लास्ट सेशन के टाइम कितनी महिलाएं बची? 8 महिलाएं बची। ठीक है, और इन सब ने मिल करके साइन किया और कहा कि हमारे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और इस दिन क्या कर दिया गया? संविधान को लागू, मतलब कि इस दिन मान लिया गया है, सब कुछ चेक वेक कर लिया गया, कुछ कुछ मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को हमारा जो नेशनल सॉन्ग था, हमारा जो नेशनल एंथम था, इन सबको भी एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम अडॉप्टेड, अडॉप्टेड। ठीक है, हाँ। और 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, पूरी तरीके से देश में इफेक्टिव हो गया। और उसे हमने हमारे संविधान के लागू होते ही हमारा पहला प्रेसिडेंट चुन लिया गया, जिन्हें राजेंद्र प्रसाद, और हमारा देश किसके अधीन हो गया? संविधान के अधीन हो गया। और उस दिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम गणतंत्र हो गए और बनाया जाने लगा रिपब्लिक डे। छब्बीस जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसे क्या कहा? रिपब्लिक डे। सेलिब्रेटेड। हमारे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट तो बने राजेंद्र प्रसाद। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और इस तरह से हमारे देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में कितना वक्त लगा? हाँ, 3 साल नहीं लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन। या इसको यूँ भी याद कर सकती है कि 1946 से चालू हुआ था, 47, 48 और 49 में आकर के बना था। तो यहाँ से देख, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 1 साल में
12 महीना होता है, तो 3 साल में से तू 12 दिन घटा दे, 3 ईयर माइनस 12 डेज, तो तुझे यही ऊपर वाला सिस्टम मिलेगा। ठीक है, या तो तू ऐसे डायरेक्ट ही याद कर ले, 2 साल 11 महीने 18 दिन नॉर्मल है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, या 3 साल में से 12 दिन घटा दे, क्योंकि एक साल में 12 दिन होता है, 12 महीना होता है, तो 3 साल में से 12 दिन घटा दे तू, तो तुझे वही मिल जाएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हाँ, वही बोल रहा हूँ, 2 11 18 वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, हाँ, इतना समझ में आया। हाँ, और इस तरीके से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है भारत का। तो दुनिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का है, इंडिया का। तो अगर लार्जेस्ट पूछेगा है तो पूछ सकता है ना कि सबसे छोटा किसका है, स्मॉलेस्ट यूएसए का है। तो वो भी पूछ सकता है कि सबसे पुराना किसका है, ब्रिटेन का है, लेकिन उसका लिखा हुआ नहीं है। हाँ, वो परंपराओं पर चलते आता है, अभी समझाता हूँ परंपराओं पर कैसे चलता है। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है, और ओल्डेस्ट बट अनरिटन, अनरिटन, वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं समझा, मैं समझाता हूँ। जैसे ये परंपराओं पर चलते आता है, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि जब किसी लड़के का शादी होगा, तो लड़के का शादी होगा तो जब लड़की घर में आएगी तो लोटे में चावल भर के रखा जाएगा और उसे वो लात मार के गिराएगी। परंपरा है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? परंपरा है। परंपरा है कि जब हिंदू धर्म में शादी होगी तो लड़की की मांग भरी जाएगी। परंपरा है कि कहीं लिखा हुआ है? परंपरा है। तो ठीक है, ये सदियों से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, तो इसे हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी काम है वो पहले से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। ठीक है, इसलिए इन्हें कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना है, लेकिन अनरिटन है। बात समझ में आया? ओके, ठीक है। अब मैं तुझे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो उसमें कुछ फीमेल्स थी। वो फीमेल्स के अगर हम फोटोज़ की बात करते हैं तो उन्हें देख ले, कभी वैसे तो कोई देखा नहीं होगा, तो मैं दिखा देता हूँ तुझे। इनमें से एक महिला थी जो हमारे भारत की पहली जो है फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी। ठीक है, हाँ, नहीं रे, वो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी चीफ मिनिस्टर थोड़ी थी। भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी। उनका भी नाम कृपलानी से शुरू शुरू होता है, कृपलानी से ही। याद है कुछ? सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी, यह है सुचिता कृपलानी। यूपी की चीफ मिनिस्टर रही थी 1969 तक, उसके आसपास तक। सुचिता कृपलानी ये भारत की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। बात समझ में आई? सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ? 1946 में।
9 दिसंबर 1946 में। उसके बाद जो इसके परमानेंट चेयरमैन बनाए गए, कब बनाए गए? 11 को बनाए गए। किसे? राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद लास्ट बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी उस वक्त कितने मेंबर थे? 389। डिवीजन के बाद कितने मेंबर बचे? 288। उसके बाद जो कि जब लास्ट सेशन हुआ तब कितने मेंबर बचे? डिवीजन के बाद 299 थे, जब लास्ट सेशन हुआ तब कितने बचे? 284। अच्छा, उसमें 284 में से कितनी फीमेल थी? 8 फीमेल थी। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब कितनी महिलाएं थी? 15। ठीक है, ओके। और इस तरीके से हमारा जो कैबिनेट मिशन है वो पूरा खत्म होता है।